उसने अपनी सारी मेहनत से अर्जित मार्शल आर्ट की योग्यताओं को तुरंत उन तकनीकों के बदले में दे दिया और फिर प्रशिक्षु पुस्तकालय में बैठकर उनके प्रशिक्षण विधियों को याद करने लगा। इन तीनों में से स्टिंगर का प्रशिक्षण सबसे दर्दनाक और सबसे अप्रिय था। इस तकनीक के प्रशिक्षण में पैर के अंगूठे को बार बार चोट पहुंचाना शामिल था ताकि उसमें सूक्ष्म दरारें पड़ जाएं, जिन्हें उपचार औषधि से ठीक करने पर हड्डी की संरचना पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाती थी। साथ ही हड्डी और मांस को इस तरह से नया आकार दिया जाता था जिससे छेद करना आसान हो जाए। यह अवधारणा रूई के लिए अपरिचित नहीं थी। यह एक सर्वविदित तथ्य था कि दबाव और सूक्ष्म दरारों के पुनर्निर्माण से हड्डियां मजबूत होती हैं। पृथ्वी पर कई पारंपरिक मार्शल आर्ट हैं जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के व्यायाम का उपयोग करते हैं। इनमें कराटे, कुंग फू और मुए थाई सबसे लोकप्रिय हैं। प्रत्येक मार्शल आर्ट इस सिद्धांत को अलग अलग तरीकों से और अलग अलग मात्रा में लागू करता है, लेकिन स्टिंगर तकनीक के प्रशिक्षण ने इसे एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। यह एक लंबी और कष्टदायक प्रक्रिया थी जो किसी यातना से कम नहीं थी। यही कारण था कि इसका कठिनाई स्तर असामान्य रूप से उच्च था। इस प्रशिक्षण को लेने वाले कई छात्र बीच में ही छोड़ देते थे। इस तकनीक को खरीदने वाले मार्शल आर्ट के प्रशिक्षुओं में से केवल 10% में ही इसे अंत तक पूरा करने का दृढ़ संकल्प था। अधिकांश लोगों के लिए असहनीय दर्द बर्दाश्त से बाहर था। तकनीक की शक्ति उस पीड़ा के लायक नहीं थी जो तकनीक के प्रशिक्षण कार्यक्रम में निहित थी। केवल मुट्ठी भर मार्शल प्रशिक्षुओं में ही प्रशिक्षण पूरा करने के लिए आवश्यक धैर्य था। रूई भी इस तकनीक को अंत तक आजमाना चाहता था। इसकी मारक क्षमता उसे बेहद लुभा रही थी। इससे उसे न सिर्फ मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में फायदा होगा, बल्कि भविष्य के सभी अभियानों में भी मदद मिलेगी। वह पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से लड़ाइयों को समाप्त कर सकेगा। यदि उसे अपने पहले ही मिशन में ये तकनीक पता होती, तो वह दुश्मन के मार्शल अप्रेंटिस को रोक पाता और बेला के पकड़े जाने और मारे जाने से पहले ही उससे मिल पाता। वह डाकुओं को भागने से रोक सकता था और मिट्टी का बेसिलिस्क उससे कहीं पहले ही नष्ट हो जाता। तुलना में शेष दो तकनीकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम कहीं अधिक आसान थे। फैंटम सटेप तकनीक का प्रशिक्षण कार्यक्रम बाइंडिंग लैश तकनीक के प्रशिक्षण कार्यक्रम से काफी मिलता जुलता था। इसमें ऐसे सूट पहनकर चालों के समय को याद करना शामिल था जो सही समय पर गति को रोक देते थे, ताकि रूई प्रत्येक चाल के लिए चालों के समय को समझ सके। प्रशिक्षण में रूई को उस समय को दोहराना सीखना था ताकि वह चाल को पूरी तरह से दोहरा सके। रूई को पूरा यकीन था कि वह इस प्रशिक्षण को बखूबी संभाल लेगा। वह पहले भी एक बार इस प्रशिक्षण से गुजर चुका था और अकादमी में छल कपट की तकनीकों के बारे में अच्छी तरह जानता था। इसलिए वह इस तकनीक में सबसे जल्दी महारत हासिल कर लेगा, क्योंकि उसे प्रशिक्षण के समायोजन चरण से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये भी एक कारण था जिसके चलते उन्होंने इसे चुनने में सहज महसूस किया। स्टिंगर का प्रशिक्षण कार्यक्रम कितना कठिन होने वाला था, इसे देखते हुए वे चाहते थे कि कम से कम अन्य दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक ऐसा हो जिसे वे आसानी से पूरा कर सकें। इससे निश्चित रूप से पूरे प्रशिक्षण चरण के दौरान उन पर तनाव कम होगा। वह मानसिक रूप से जितना अधिक सहज होगा, उतनी ही आसानी से वह दर्दनाक स्टिंगर तकनीक को पार कर पाएगा। हालांकि सबसे दिलचस्प प्रशिक्षण पद्धति आदिम प्रवृत्ति तकनीक थी। यह तकनीक इस तथ्य का लाभ उठाती थी कि मानव मन की खतरे और पूर्व ज्ञान की प्रवृत्ति को किसी भी अन्य मांसपेशी की तरह ही अभ्यास और विकसित किया जा सकता है। दरअसल इसने मनुष्य की अवचेतन प्रवृत्ति को एक मांसपेशी की तरह माना और उसे उसी तरह प्रशिक्षित किया। मांसपेशियों को कैसे प्रशिक्षित किया जाता था? उनकी गति के विपरीत भार डालकर, उन पर दबाव डालकर। इसी सिद्धांत को मानव मन की अवचेतन प्रवृत्ति पर भी लागू किया गया। इंद्रियों को सीमित करके उसे नियंत्रित किया गया और फिर ऐसी स्थितियों में धकेल दिया गया जहां उसकी खतरे को भांपने की क्षमता पर अनिवार्य रूप से दबाव पड़ता था। यह भी एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम था जिससे वह पूरी तरह अपरिचित नहीं था। उसने भूकंपीय मानचित्रण तकनीक के लिए इसी तरह का प्रशिक्षण लिया था। बेशक इसमें कई महत्वपूर्ण अंतर थे। पहली बात यह थी कि भूकंपीय मानचित्रण तकनीक ने लगभग सभी इंद्रियों को पूरी तरह से बंद कर दिया था ताकि रूई का दिमाग अवचेतन रूप से भूकंपीय विकिरण को महसूस करने पर अधिकाधिक निर्भर रहने के लिए मजबूर हो जाए, ताकि वह आसपास के वातावरण और वस्तुओं के साथ साथ इन वस्तुओं की गति को भी समझ सके, बशर्ते वे जमीन को छू रही हों। आदिम प्रवृत्ति ने भूकंपीय मानचित्रण जैसी तकनीकों सहित सभी इंद्रियों को काफी हद तक सीमित कर दिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि मन की आदिम प्रवृत्ति इंद्रियों की अवचेतन प्रक्रिया के माध्यम से कार्य करती थी। इंद्रियों को पूरी तरह से सीमित करना उचित नहीं था, क्योंकि इसका सीधा अर्थ ये था कि अवचेतन मन की आदिम प्रवृत्ति बिल्कुल भी कार्य नहीं कर पाएगी।
इस प्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रम में तकनीकों को लगभग पूरी तरह से नियंत्रित करना शामिल था, लेकिन पूरी तरह से नहीं, और उपयोगकर्ता को धीरे धीरे अपनी सहज प्रवृत्ति पर अधिकाधिक निर्भर रहना पड़ता था। जैसे जैसे महीने बीतते गए और उपयोगकर्ता का कौशल बढ़ता गया, उसकी इंद्रियों पर प्रतिबंध बढ़ता गया, यहाँ तक कि वे लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गईं और उपयोगकर्ता केवल अवचेतन सहज प्रवृत्ति के माध्यम से ही कार्य करने में सक्षम हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि समय बीतने के साथ साथ सहज बोध मजबूत और तेज होता जाता था, यहाँ तक कि यह उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया समय को काफी हद तक बढ़ाने में सक्षम हो जाता था, विशेष रूप से अचानक होने वाले हमलों के साथ साथ उपयोगकर्ता की अवचेतन पूर्वज्ञान क्षमता को भी बढ़ाता था। ठीक है, फिर रूई उठ खड़ा हुआ और अपने स्क्रॉल को अपनी थैली में रख लिया। अब प्रशिक्षण शुरू करने का समय है। वह प्रशिक्षु पुस्तकालय से बाहर निकला और मार्शल अकादमी के प्रशिक्षु आक्रमण प्रशिक्षण केंद्र की ओर चल पड़ा, जिसका नेतृत्व स्क्वायर प्रशिक्षक डायलन कर रहे थे। अपने जीवन में पहली बार रूई प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उत्साहित नहीं था। प्रशिक्षक डायलन, रूई ने झुककर अभिवादन किया। हम स्क्वायर ने अन्य छात्रों के प्रशिक्षण की निगरानी करते हुए उसे तुरंत पहचान लिया और मुड़ गया। ओह क्वारिया, क्या इस बार 4 तकनीकें हैं? सिर्फ 3, रूई ने विनम्रता से उसे सुधारते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह, मैं इससे सीखने आया हूँ। रूई ने स्टिंगर तकनीक का स्क्रॉल लहराया। क्या आप मेरी मदद करेंगे? डायलन नाम देखते ही सहम गया। मुझे उम्मीद है कि तुम तैयार हो। यह मुश्किल होने वाला है और साथ ही अस्त व्यस्त भी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये वाकई मददगार है, रूई ने जवाब दिया। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस मदद करने आया हूँ। रुको, क्या ये व्यंग्य है? ये व्यंग्य ही है ना? क्या हम तुरंत शुरू कर सकते हैं? रूई ने उसकी बात अनसुनी करते हुए पूछा। मेरा शेड्यूल बहुत व्यस्त है। बेशक तुम करते हो, डायलन ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। तुम्हारी जिंदगी तो व्यस्त है, तुम कभी अपनी वजनिटी नहीं खो पाओगे, जानते हो ना? क्यों न इस तकनीक को सीखने के बजाय लड़कियों या लड़कों को पटाना सीख लो, अगर तुम्हें वो पसंद है तो। अगर मार्शल अकेडमी में कभी ऐसा कोई शिक्षण पद होता भी, तो तुम्हें उस पर नियुक्त नहीं किया जाता। रूई ने आश्वासन दिया। यह मत भूलो कि प्रशिक्षक कायरी ने तुम्हारे सभी छात्रों के सामने तुम्हें पीट पीट कर तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी थीं। रूई ने निर्दयता से याद दिलाया। ओह, प्रशिक्षक डायलन दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल गिर पड़े और अपना सीना पकड़ लिया। इस तरह के आक्रमण में आपको किसी और तकनीक में महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है। रूई ने झुंझलाहट भरी सांस ली। मजाक करना बंद करो, चलो काम पर लगे। मजा नहीं आ रहा है ना? उसने निराशा से आह भरी। तुमने ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल याद कर लिया है ना? हर एक शब्द, रूई ने पुष्टि की। बेशक, आपने देखा होगा। उसने बिना आश्चर्य जताए सिर हिलाया। अच्छा, तो फिर आपको मेरी ज्यादा जरूरत नहीं है। स्टिंगर तकनीक के लिए बस सही प्रशिक्षण पद्धति और संसाधनों की जरूरत होती है, और बस आपका काम हो जाएगा। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र के एक छोर पर पड़े कुछ अप्रयुक्त उपकरणों की ओर इशारा किया। यह एक लात मारने के लिए बनाया गया पुतला था। कुछ असामान्य विशेषताओं को छोड़कर इसकी दिखावट सामान्य लक्ष्य पुतलों से बहुत अलग नहीं थी। फिर भी रूई ये देखकर सहम गया, क्योंकि यह कोई साधारण लात मारने वाला डमी नहीं था। यह मार्शल अकादमी द्वारा विशेष रूप से स्टिंगर तकनीक के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया एक विशेष प्रशिक्षण उपकरण था। यह प्रशिक्षण डमी हर बार उपयोगकर्ता द्वारा पैर की उंगली से लात मारने पर स्टिंगर तकनीक के लिए पैर की उंगली को वांछित आकार में ढाल लेता था। इसका बाहरी भाग जेली जैसे पदार्थ से बना था, एक अर्धठोस पदार्थ जिसमें सामान्य जेली की तरह उंगलियां और पैर की उंगलियां डाली जा सकती थीं। ये कठोर नहीं था और वस्तुओं को इसके आर पार जाने देता था। रूई को अपने पैर के अंगूठे से इस पर लात मारनी थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका अंगूठा हर बार इसके आर पार चला जाए। ये जेली वास्तव में एक रहस्यमय पदार्थ थी जिसमें एक विशेष गुण था। इसे इस प्रकार बनाया गया था कि यह प्रभाव की ऊर्जा को अवशोषित कर ले और उसी ऊर्जा का उपयोग रूई की किक की ऊर्जा से पैर के अंगूठे पर बगल से दबाव डालने के लिए करे। हर बार जब पैर का अंगूठा संपर्क में आता तो ये जेली की तरह उससे होकर गुजरता और जेली रूई की किक की शक्ति से उससे बगल से अत्यधिक दबाव डालती। रहस्यमय जेली रूई के पैर के अंगूठे को नया आकार देने, उसकी संरचना बदलने और उसे मजबूत करने के प्रयास में अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग कर रही थी। यह ऊर्जा कहाँ से आ रही थी? रूई के स्वयं के हमले से, जिसे रहस्यमय जेली ने अवशोषित कर लिया था। यह एक अत्यंत कारगर पदार्थ था जो उपयोगकर्ता की अपनी ऊर्जा का उपयोग करके पैर की उंगली, मांस और त्वचा पर लगातार दबाव डालता और उसे नुकसान पहुंचाता था, जिससे 2 कार्य पूरे होते थे।
सबसे पहले इससे ये सुनिश्चित हुआ कि जब रूई के पैर के अंगूठे की छोटी छोटी चोटें ठीक हो जाएंगी तो वह थोड़ा और मजबूत हो जाएगा और उसका आकार स्टिंगर तकनीक के लिए आवश्यक आकार के थोड़ा और करीब आ जाएगा। बेशक यह एक बहुत ही क्रमिक परिवर्तन था, इस पूर्ण बदलाव के लिए कई महीनों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। क्या ये 10 लाख लातें थीं? डायलन ने याद करने की कोशिश करते हुए अपना सिर खुजाया। क्या कंडीशनिंग स्टेज खत्म करने के लिए जेली डमी पर 10 लाख लातें मारनी पड़ी थीं? हालांकि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद सूक्ष्म चोटों के कारण होने वाले कई छोटे छोटे बदलाव अंततः इस प्रकार परिणत होते कि पैर के अंगूठे की हड्डी की संरचना गोली जैसी हो जाती, जबकि त्वचा और मांस रेत के कागज की तरह बेहद खुरदुरे और चट्टान की तरह सख्त हो जाते। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि जब स्टिंगर लक्ष्य के मांस के संपर्क में आए तो उसकी त्वचा आसानी से फट जाए। रूई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह कितना दर्दनाक होगा, लेकिन उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। वह खुद इसका अनुभव करने वाला था। उसने किक मारने के लिए अपना दाहिना पैर तैयार करते हुए एक मुद्रा बनाई और साथ ही अपने अंगूठे के अंगूठे को बाहर की ओर निकाला। बैम! धत्तेरे की! उसे ऐसा लगा जैसे किसी ट्रक ने उसके पैर के अंगूठे को कुचल दिया हो। जेली ने उसके प्रभाव की ऊर्जा को सोख लिया और उसका इस्तेमाल उसके अंगूठे को घिसने में किया, मानो वह किसी तलवार या चाकू को तेज कर रही हो। अपने चोटिल पैर के अंगूठे को देखते ही वह हौंफते हुए गिर पड़ा। उठो, डायलन ने गंभीर स्वर में निर्देश दिया। तुम्हें पता है, शुरू करने के तुरंत बाद रुकना नहीं चाहिए। रूई 100 लातें मारने के बाद ही प्रशिक्षण के लिए बनी एक अत्यंत निम्न श्रेणी की औषधि का सेवन कर सका। अपनी इच्छाशक्ति मजबूत करो, बच्चे, उन्होंने निर्देश दिया, जैसे तुम अपने पैर के अंगूठे को मजबूत करते हो। बैम 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 बैम। 100 लातें लगने के बाद रूई के पैर का अंगूठा सूज गया था। उस पर चोट के निशान थे, वह टूट गया था। चिकित्सकीय रूप से पैर के अंगूठे में जितनी भी चोटें लग सकती हैं, उन सभी में वह टूट गया था। दर्द असहनीय था, इतना ज्यादा कि रूई को असहनीय पीड़ा हो रही थी। दर्द की तीव्रता के कारण रूई को अपने विचारों की आवाज भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लो, डायलन ने उसे एक उपचार औषधि फेंकी, जिसे रूई ने पानी में वापस आए मछली की तरह तुरंत पी लिया। उसने प्रक्रिया को तेज करने के लिए हेलिकल ब्रीदिंग का भी इस्तेमाल किया। जब आखिरकार उसके पैर का अंगूठा ठीक हो गया, तभी उसे होश आया। ये क्या बकवास है, उसने आखिरकार कहा। हाँ, ये तो गड़बड़ है, डायलन ने सिर हिलाया। ज्यादातर कंडीशनिंग तकनीकें ऐसी ही होती हैं। दर्द तो खेल का हिस्सा है, ये वाकई फायदेमंद होना चाहिए। रूई ने आह भरी। हे, डायलन मुस्कुराया। इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। उसने बड़ी सहजता से निकटतम लक्ष्य डमी की ओर एक अविश्वसनीय रूप से तेज किक मारी। बूम! रूई का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने देखा कि डायलन डमी के सिर में बने एक विशाल छेद से अपने पैर की उंगली निकाल रहा है, जिसमें से दरारें निकल रही हैं। एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे तो आप ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे। रूई का खुला हुआ मुंह एक शरारती मुस्कान में बदल गया। लेकिन तुम तो मार्शल स्क्वायर हो, रूई ने भौहें चढ़ाईं। मैंने तुम्हारी शारीरिक शक्ति का मुकाबला करने के लिए अपनी शक्ति को सीमित रखा, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। जब तक तुम इसे पूरी तरह से सीख लेते हो, परिणाम इससे बहुत अलग नहीं होना चाहिए। रूई उस तरह की घातक शक्ति प्राप्त करने की संभावना से इतना उत्साहित था कि उसने तुरंत यातना प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया। इस बार तो उसने चीखना भी बंद कर दिया। दर्द सहते हुए वह हरलात के साथ अपने पैर के अंगूठे को असहनीय पीड़ा दे रहा था। 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय बीत गया और उसने 1000 लातें पूरी कर लीं। 10वीं बार चोट ठीक करने के बाद उसने अपने पैर के अंगूठे पर एक नज़र डाली। उसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा था, लेकिन यह तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि अगर इस प्रक्रिया को पूरा करने में 10 लाख लातें लगनी हो तो सिर्फ 1000 लातें लगाने से कोई खास प्रगति नहीं दिखेगी, जो कुल प्रगति का 0.1% ही था। हड्डी के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझा गया था। हड्डी में यांत्रिक भार या दबाव के अनुकूल ढलने की अद्भुत क्षमता होती है। वॉल्फ के नियम के अनुसार हड्डी का आंतरिक ढांचा, जिसे ट्रेबेकुले कहा जाता है, यांत्रिक तनाव से तनावग्रस्त और सूक्ष्म रूप से खंडित होने पर शुरू में कमजोर हो जाता है, जिससे पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और अंततः हड्डी घनी हो जाती है। हड्डी का कठोर बाहरी आवरण भी समय के साथ थोड़ा मोटा हो जाता है। इस तरह हड्डी मजबूत हो सकती है। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें हड्डियों पर लंबे समय तक उचित मात्रा में तनाव और दबाव बनाए रखना आवश्यक था। यह ऐसी प्रक्रिया नहीं थी जिसे उपचार औषधियों से भी बहुत अधिक गति दी जा सके। रूई ने आह भरी और फिर आगे बढ़ने लगा।
वह आमतौर पर एक तकनीक पर कई घंटे बिताता था और हालांकि स्टिंगर तकनीक बेहद दर्दनाक थी, वह इसे छोड़ना नहीं चाहता था। अगर वह सिर्फ 1 घंटे बाद ही छोड़ देता तो उसे लगता कि वह हार मान रहा है। इसलिए उसने लगातार प्रयास जारी रखा और कई घंटों बाद आखिरकार 3000 लातें पूरी करने में सफल रहा। हर बार औषधि पीने पर दर्द फिर से शुरू हो जाता था। दर्जनों बार ऐसा होने पर वह असहनीय दर्द का आदी होता चला गया। उसे यकीन नहीं था कि वह 10 लाख तक कैसे पहुंचेगा, लेकिन वह जानता था कि उसे हर हाल में कोशिश करनी होगी। फिर भी ये तो बस पहला सत्र था। 3000 का संतोषजनक आंकड़ा छूने के बाद उन्होंने इसे रोक दिया। जब वह बाहर निकला तो उसके पैर का अंगूठा पूरी तरह से ठीक हो चुका था और ठीक से काम कर रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी दर्द था। अगला, उसने थकी हुई सांस ली और फिर पैंतरेबाजी प्रशिक्षण केंद्र की ओर चल पड़ा। अगली तकनीक जिससे वह शुरुआत करना चाहता था वह थी फैंटम स्टेप तकनीक। स्टिंगर तकनीक के भयानक प्रशिक्षण सत्र के बाद वह इस प्रशिक्षण सत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह प्रशिक्षण पद्धति से अच्छी तरह वाकिफ था और उससे काफी सहज भी था। वहां पहुंचकर उसने मुख्य पर्यवेक्षक को ढूंढा। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स, स्क्वायर इंस्ट्रक्टर वीना। उन्होंने एक बार फिर झुककर अभिवादन किया और बताया कि वे फैंटम स्टेप तकनीक का प्रशिक्षण लेने आए हैं। आगे का प्रशिक्षण सत्र अपेक्षाकृत सुचारू रूप से चला और कोई बाधा नहीं आई। रूई ने फैंटम स्टेप तकनीक के निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक बॉडी सूट पहना। पूरे प्रशिक्षण के दौरान रूई उन सभी तरह के दांव पेचों का अभ्यास करता था जो वह आमतौर पर लड़ाई में करता है, जैसे मुक्के, लात, वार, छलांग, चकमा, बचाव, चाल बदलना और इसी तरह के अन्य दांव पेच। बॉडी सूट वास्तव में एक ऐसा उपकरण था जिसे प्रशिक्षक के पास मौजूद एक डिवाइस द्वारा दूर से ही किसी विशेष स्थान पर स्थिर किया जा सकता था। जब रूई छाया लड़ाई का अभ्यास कर रहा था तो उसका प्रशिक्षक किसी भी चाल में छलावा करने के लिए सही समय पर सूट को स्थिर कर देता था। इससे रूई को अपनी सभी सामान्य गतिविधियों में उस सटीक स्थिति का पता चल जाएगा जहां अचानक रुकने से सबसे प्रभावी छलावा संभव होगा। सही समय और स्थान पर रुकने से रूई अपने शरीर की गतिविधियों में छलावे के लिए सटीक स्थिति और समय को याद कर सकेगा। इस प्रशिक्षण में शरीर के माध्यम से सीखने के सिद्धांत को उच्चतम स्तर तक लागू किया गया। इसने मस्तिष्क की गतिज और गतिशील सीखने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हुए शरीर के माध्यम से सीखने को बढ़ावा दिया। प्रशिक्षण में एक समय में कुछ चुनिंदा दांव पेचों पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। प्रत्येक दांव पेच के लिए रूई को हजारों बार अभ्यास करना पड़ता था, तब जाकर उसे किसी विशेष चाल का अनुकरण करने का तरीका समझ आता था। उसे प्रत्येक चाल के लिए इस प्रक्रिया को दोहराना पड़ता था। विभिन्न प्रकार के मुक्कों और लातों के लिए भी उसे व्यापक अभ्यास की आवश्यकता होती थी, तभी वह उनमें कुछ हद तक आत्मविश्वास हासिल कर पाता था। रूई को पहले से ही इसका संदेह था, लेकिन अब उसे इस बात की पूरी तरह से पुष्टि हो गई थी कि अगले कुछ महीनों तक उसे जिन 3 प्रशिक्षण पद्धतियों का अभ्यास करना होगा, उनमें से ये तकनीक उसके लिए सबसे सरल और आसान प्रशिक्षण पद्धति होगी। इस तकनीक से उन्हें बेहद उम्मीदें थीं। इससे उनकी मार्शल आर्ट में छल का एक सार्वभौमिक तत्व जुड़ गया था। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ब्लिंक भी यही काम करता है, लेकिन यह आंशिक रूप से उनके नियंत्रण से बाहर था और न ही यह ऐसी चीज थी जिसे वे समयबद्ध कर सकते थे। इसका मतलब ये था कि वे इस पर कभी भी अत्यधिक निर्भर नहीं हो सकते थे। ब्लिंक विरोधियों को चौंकाने के लिए ब्लिंक की कमजोरी का फायदा उठाता था। यह एक तुरुप का पत्ता बनने के लिए सबसे उपयुक्त था, न कि एक नियमित हमले के रूप में। फैंटम स्टेप ब्लिंक की तुलना में कहीं अधिक सार्वभौमिक था, हालांकि थोड़ा कम शक्तिशाली था, लेकिन रूई को फैंटम स्टेप तकनीक से मिलने वाली स्थिरता और नियंत्रण पसंद था। जैसे जैसे वह इस तकनीक से हासिल होने वाली उपलब्धियों के बारे में सपने देखता गया, वैसे वैसे उसका उत्साह और प्रशिक्षण में तल्लीनता बढ़ती गई। उसने हर पल अभ्यास किया क्योंकि वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब वह इस तकनीक में महारत हासिल कर लेगा। प्रशिक्षण ऐसा ही होना चाहिए, रूई ने उत्साह से सोचा। फैंटम स्टेप का प्रशिक्षण स्टिंगर तकनीक से हुए मानसिक आघात के लिए मरहम जैसा था। मन को शांति देने के लिए इस तरह के आसान और सहयोगात्मक प्रशिक्षण से बेहतर और क्या हो सकता है। वह प्रशिक्षण केंद्र से मुस्कुराते हुए निकला। उसने तय कर लिया था कि स्टिंगर तकनीक के हर प्रशिक्षण सत्र के बाद फैंटम स्टेप का प्रशिक्षण भी जरूरी है। इस प्रशिक्षण चरण को सफल बनाने की यही कुंजी थी। स्टिंगर तकनीक के कष्टदायक प्रशिक्षण को फैंटम स्टेप के आनंददायक और सुखदायक प्रशिक्षण के साथ मिलाकर ही वह लंबे समय तक पहली तकनीक को सहन कर पाएगा। ठीक है फिर, रूई ने आह भरी। अब आखिरी प्रशिक्षण सत्र का समय आ गया है।
इस बार वह जितनी भी तकनीकें सीख रहा था, उनमें से वह सबसे ज्यादा आदिम वृत्ति तकनीक को लेकर उत्साहित था। वह जानता था कि यह तकनीक उसकी मार्शल आर्ट के साथ सबसे ज्यादा मेल खाती है और शायद वह वॉइड एल्गोरिदम को गया की दुनिया में ढालने वाला पहला व्यक्ति हो सकता है। स्क्वायर इंस्ट्रक्टर मैक्सिम, रूई ने तीसरी बार आदरपूर्वक झुककर अभिवादन किया। मैं आदिम वृत्ति तकनीक सीखने के लिए वापस आया हूँ। वह आदमी उसे घूरता रहा, फिर उसने सिर हिलाकर बहुत हल्की सी प्रतिक्रिया दी जिसे रूई मुश्किल से ही सहमति के रूप में पहचान पाया, और फिर वह चला गया। कोष्टक उद्धरण प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण कोष्टक। रूई ने अपना सिर झुकाया। क्या मुझे उसके पीछे जाना चाहिए? उस आदमी की पीठ के पीछे चलते हुए उसने आह भरी। रूई भूल गया था कि वह अक्सर बोलता नहीं था। एक प्रशिक्षण कक्ष में पहुंचकर वह रुका और रूई को अंदर आने का इशारा किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यदि रूई को प्रशिक्षण व्यवस्था की पूरी समझ न होती तो उसे इस स्क्वायर प्रशिक्षक के साथ सबसे बुरा अनुभव होता। ये प्रशिक्षण विशेष रूप से इंद्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव को यथासंभव सीमित करने के लिए बनाया गया था, हालांकि यह इंद्रियों पर केवल आंशिक प्रतिबंध ही था। रूई को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव हो पाया। ये तो पृथ्वी की तकनीक के लिए भी असंभव था। लेकिन वह लंबे समय से यह स्वीकार कर चुका था कि पनामा महाद्वीप के रहस्यमय और अनोखे भौतिक संसाधन कुछ अद्भुत चीजें करने में सक्षम है। सारी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद रूई को अपने आसपास की चीजों को समझने की क्षमता कम होती महसूस होने लगी। उसकी दृष्टि, सुनने और सूंघने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी शून्य में प्रवेश कर गया हो। अपनी बेहद सीमित दृष्टि के बावजूद अचानक उसे अपने सामने एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी और उसने सहज रूप से सतर्कता बरती। बैम! उन्हें एक झटका महसूस हुआ। होश में आने से पहले ही उन्हें नसों में हल्की झंझनाहट महसूस हुई। बैम! एक और जोरदार प्रहार उसे पीछे से लगा। इस बार वह उसे रोक नहीं पाया। रूई दर्द से कराह उठा। चोटें हल्की नहीं थीं, खासकर तब जब उसे अपनी रक्षात्मक तकनीकों को सही समय पर इस्तेमाल करने में कठिनाई हो रही थी। ये जानबूझकर किया गया था, बेशक। अगर हमले दर्दनाक नहीं होते तो उसकी खतरे की भावना सक्रिय नहीं होती। हमलों का खतरनाक होना जरूरी था, तभी रूई का अवचेतन मन खुद को प्रेरित करता और तभी उसकी सहज प्रवृत्ति बढ़ती। बैम! 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 प्रभाव सभी दिशाओं से आए और पूरे शरीर पर समान रूप से वितरित हुए, इसलिए रूई एक उपयोगी पैटर्न पहचान मॉडल विकसित नहीं कर सका जिसे वह यहां लागू कर सके। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। हर टक्कर से पहले रूई को अपनी नसों में झुनझुनी महसूस होती थी। यह अनुभूति हर इंसान को होती है। इसे समझने का एक बहुत ही सरल तरीका है। अपनी उंगली लें और उसे अपनी आंखों के बीचों बीच रखें। उंगली का सिरा त्वचा से मात्र 1 मिलीमीटर दूर रखें और कुछ सेकंड के लिए वहीं रोक कर रखें। 90% मामलों में आपको एक असहज झुनझुनी महसूस होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका अवचेतन मन और मस्तिष्क इतने महत्वपूर्ण अंक के इतने करीब किसी वस्तु की उपस्थिति से घबरा जाते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उंगली उठाकर सीधे किसी की ओर इशारा करता तो इसका असर और भी ज्यादा होता। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि दिमाग को ये पता नहीं होता था कि उंगली उठाना उतना सुरक्षित है जितना कि खुद की उंगली उठाने पर होता है। और मार्शल आर्ट के प्रशिक्षुओं में स्वाभाविक रूप से उद्दीपनों के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील और मजबूत प्रतिक्रिया देने की क्षमता होती है, खासकर तब जब वे इस प्रवृत्ति का प्रशिक्षण लेते हैं, जैसा कि रूई वर्तमान में ले रहा है। रूई को पहले कभी पता नहीं था कि उसकी सहज प्रवृत्ति से यह झुनझुनी सी महसूस होती है। इसका कारण ये था कि वह अपने परिवेश को समझने के लिए सभी इंद्रियों पर निर्भर रहने का आदी था। उसकी सहज प्रवृत्ति शायद ही कभी कोई भूमिका निभाती थी, खासकर जब रूई की युद्ध शैली तार्किक और विवेकपूर्ण थी। वह शायद ही कभी केवल सहज प्रवृत्ति या अपनी इंद्रियों के आधार पर कार्य करता था। वह आमतौर पर वॉइड एल्गोरिदम की प्रणाली का उपयोग करता था और अपने निर्णय लेते समय उस प्रणाली और अन्य तर्कसंगत विचार प्रक्रियाओं को शामिल करता था। इसलिए ये पूरा अनुभव उनके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन अब उसे आदिम वृत्ति तकनीक का महत्व समझ आने लगा था। यह न केवल सहायक थी, बल्कि उन क्षेत्रों में भी रूई की मदद कर सकती थी जहां वॉइड एल्गोरिदम को काम करने में परेशानी और कठिनाई हो रही थी। इसी वजह से आदिम वृत्ति तकनीक को वॉइड प्रणाली में एक चर के रूप में शामिल करना और भी आकर्षक लगने लगा। ये खुलासा रूई के लिए काफी प्रेरणादायक था, क्योंकि यह पहला वास्तविक कदम था जो रूई ने वॉइड एल्गोरिदम को गियर की दुनिया के लिए परिपूर्ण और विकसित करने की दिशा में उठाया था और अपने सपने को पूरा करने के एक कदम और करीब आ गया था। फिर भी इसमें अभी काफी समय था। रूई को अभी तक हमलों से बचने के लिए केवल अपनी सहज प्रवृत्ति पर निर्भर रहने की कला नहीं आई थी।
एक वैज्ञानिक और शोधकर्ता होने के नाते बिना सोचे समझे काम करना उसके लिए अकल्पनीय था। उसे सहज प्रवृत्ति पर निर्भर रहने की आदत नहीं थी। इस दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद भी उसकी सभी लड़ाइयां सचेत तर्क पर आधारित थीं। अब जाकर उन्हें अवचेतन मन की असीमित शक्ति का एहसास हुआ। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे उसने अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अगर वह इसे इस्तेमाल कर ले और इसे चेतन मन की शक्ति के साथ मिला ले तो वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। उसकी मार्शल आर्ट कितनी अधिक विकसित हो जाएगी। केवल यही उसे मार्शल पथ पर कितना आगे ले जाएगा। बैम! उन्होंने एक और टक्कर को सफलतापूर्वक रोक दिया। उसे नहीं पता था कि अंत में परिणाम क्या होगा, लेकिन वह ये देखने के लिए बेताब था कि उसके लिए आगे क्या होने वाला है। असीमित संभावनाएं। उसने उत्साह से भरे स्वर में मन ही मन कहा। इसीलिए तो मार्शल आर्ट खूबसूरत है। हाँ, बढ़िया, केन ने तारीफ की। शायद यह अब तक का तुम्हारा सबसे अच्छा झांसा था। तुम इसमें माहिर होते जा रहे हो। ऐसा लगता है कि जब तक रूई अपनी कल्पना का भरपूर उपयोग करता रहा और उसमें पूरी तरह डूब जाता रहा, तब तक उसकी चालों की गुणवत्ता बढ़ती गई। उन्होंने एक दूसरे के साथ पूरे 1 घंटे तक अभ्यास किया, जिसमें रूई ने तकनीक में धीरे धीरे सुधार किया और पूरे अभ्यास सत्र के दौरान थोड़ा थोड़ा बेहतर होता गया। वाह! सत्र समाप्त होने पर रूई ने राहत की सांस ली। इस तकनीक में महारत हासिल करने और इसे मार्शल प्रतियोगिता और मार्शल महोत्सव में प्रदर्शित करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम तो इसके लिए बहुत उत्साहित हो, केन ने बुदबुदाते हुए कहा। क्या ये वाकई इतना रोमांचक है? बिल्कुल, रूई ने जवाब दिया। मुझे अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के खिलाफ अपनी मार्शल आर्ट का परीक्षण करने का मौका मिलेगा। केन ने चिढ़कर कहा, ये तो बस सत्ता हासिल करने की उस होड़ का मंच है जो कैनरियन साम्राज्य के मार्शल समुदाय में लगातार चलती रहती है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम भाग नहीं ले रहे हो? रूई ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, मुझे भाग लेना ही होगा, केन ने कहा। मैं जानबूझकर इधर उधर की हरकतें करके बाहर नहीं हो सकता। मेरे परिवार को पता चल जाएगा और यह और भी बुरा होगा। मैं समझ गया, ये तो वाकई बुरा है, रूई ने कहा। इसीलिए तो मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, रूई। केन ने रूई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। किस लिए? रूई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। प्रारंभिक दौर में मुझे हराने के लिए, केन ने कहा। प्रत्येक अकादमी केवल एक प्रतिनिधि भेजती है। इस प्रकार मार्शल प्रतियोगिता में कुल 16 प्रतिनिधि होते हैं। यदि आप मुझे हरा देते हैं तो इसका मतलब है कि मेरा जाना लगभग तय नहीं है। इसलिए आपको प्रारंभिक प्रतियोगिता जीतनी होगी जो हमारी अकादमी के प्रतिनिधि का चयन करती है। रूई ने उदास होकर हल्के से हंसते हुए कहा, तो तुम खुद को रोक नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी चाहते हो कि मैं तुम्हें हरा दूं। केन ने सिर हिलाया। असल में आप इसे कर सकते हैं, किसी और से ज्यादा। रूई ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है। इससे मुझे भाग लेने के लिए जो करना होगा उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यह आसान नहीं होने वाला है, केन ने कहा। मुझे नहीं पता कि तुमने हाल ही में किन अन्य तकनीकों का अभ्यास किया है, या कुछ महीने पहले जिस तकनीक में महारत हासिल की थी उसके बारे में भी नहीं पता, लेकिन बेहतर होगा कि तुम तैयार रहो। मैं और भी मजबूत हो गया हूँ। ओह! रूई ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। कितना अधिक शक्तिशाली! मैं जल्द ही वॉइड स्टेप तकनीक में महारत हासिल कर लूंगा। उसने एक चौंकाने वाली बात कहते हुए कहा। मैं पिछले लगभग 6 महीने से सिर्फ इसी तकनीक का अभ्यास कर रहा हूँ। ये शब्द सुनकर रूई की आंखें फटी रह गईं। तुमने क्या कहा? वॉइड स्टेप तकनीक अप्रेंटिस लाइब्रेरी की सबसे उच्च श्रेणी की तकनीकों में से एक थी। यह मुख्य रूप से एक गुप्त तकनीक थी, लेकिन साथ ही बचाव की रणनीति में भी सहायक थी। ये बेहद शक्तिशाली और महारत हासिल करने में बेहद कठिन थी। केन ने कहा, यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। एक दिन मैं अपनी सामाजिक स्थिति की बेड़ियों से मुक्त हो जाऊंगा, और जब वह दिन आएगा तो यह तकनीक मेरे लिए जीवन रेखा साबित होगी। और आप मुझे यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे तुम्हारे मुझे हराने की संभावना बढ़ जाती है, केन ने कहा। सच में तुम्हें मुझे हराना ही होगा, और इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर मैंने ढिलाई बरती तो मेरे परिवार को जरूर पता चल जाएगा और सबसे बुरी स्थिति में वे मुझे अकादमी से निकाल भी सकते हैं। उनकी आवाज में व्याप्त गंभीरता उनकी स्थिति की लाचारी को दर्शाती थी। रूई ने गंभीरता से सिर हिलाया। चिंता मत करो, तुम इसे मुझ पर छोड़ सकते हो। 5 महीने पलक झपकते ही बीत गए, रूई को पता भी नहीं चला। औषधियों के प्रति उसकी सहनशीलता के कारण एक बार जब वह प्रशिक्षण में लीन हो जाता था तो समय बहुत तेजी से बीत जाता था। कभी कभी तो हालत इतनी खराब हो जाती थी कि उसे घंटों और दिनों के बीच का अंतर भी समझ नहीं आता था।
रूई ने 5 महीने स्टिंगर, प्राइमोर्डियल सेंस और फैंटम सटेप तकनीकों के अभ्यास में ही बिताए थे। उनके अनुमान आश्चर्यजनक रूप से सटीक थे। उन्होंने शुरुआती 4 महीनों के प्रशिक्षण के बाद 1 महीना अलग से रखा था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्होंने जिन 3 तकनीकों में महारत हासिल की है, उन्हें अपनी मार्शल आर्ट और युद्ध शैली में सुचारू रूप से एकीकृत कर लिया है। उसने ये सब मार्शल अकादमी के प्रशिक्षु और सहायक प्रशिक्षकों के साथ किया था, न कि अपने साथियों के साथ। वह अपने पत्ते समय से पहले उजागर नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह प्रारंभिक प्रतियोगिता जीत जाता और हाजिन मार्शल अकादमी का प्रतिनिधि बन जाता, तो उसके द्वारा दिखाई गई कोई भी बात मार्शल समुदाय के वंशजों को पता चल जाएगी, जिससे उन्हें अनुचित लाभ मिल जाएगा। रूई ने 16 मार्शल अकादमियों द्वारा आयोजित मार्शल प्रतियोगिता के संचालन के तरीके से खुद को पूरी तरह परिचित कर लिया था। पूरे 1 महीने की अवधि में प्रत्येक अकादमी अपने मार्शल प्रशिक्षुओं को अकादमी के अन्य सभी मार्शल प्रशिक्षुओं के विरुद्ध युद्ध में उतारेगी। सर्वश्रेष्ठ स्कोर प्राप्त करने वाले मार्शल प्रशिक्षु को पूरी शाखा के प्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा। मार्शल अप्रेंटिस द्वारा सर्वोच्च अंक प्राप्त करने की संभावना थी, लेकिन इसका निर्णय दोनों मार्शल अप्रेंटिस के बीच होने वाले मुकाबले के परिणाम से किया जाएगा। चूंकि सभी मार्शल अप्रेंटिस एक दूसरे से भिड़ेंगे, इसलिए यह मुकाबला निश्चित रूप से होगा। इस मुकाबले के परिणाम से ये तय होगा कि उनमें से किसे उनकी शाखा का प्रतिनिधि चुना जाएगा। सबसे खराब स्थिति में, यदि समान अंक प्राप्त करने वाले शीर्ष स्कोरर एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले में बराबरी पर रहते हैं, तो बेहतर प्रदर्शन करने वाले मार्शल अप्रेंटिस को प्रतिनिधि चुना जाएगा। पब फ्यूचर एड्स। मार्शल अकादमी ने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए नियमों का एक विस्तृत सेट तैयार किया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी समस्या न हो। जिन चीजों के बारे में उसने जाना था और जिसने उसे शुरू में आश्चर्यचकित किया था, उनमें से एक वह युद्ध क्षेत्र था जिसमें लड़ाइयां होंगी। यह कोई सीधा सादा बड़ा चौकोर या गोलाकार अखाड़ा नहीं था जैसा कि इस तरह के आयोजनों के लिए आमतौर पर देखा जाता है। वास्तव में यह एक बहुपर्यावरणीय अखाड़ा था जिसे सभी प्रकार के मार्शल आर्टिस्टों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। मार्शल अकादमियां मूर्ख नहीं थीं। खुले मैदान में मार्शल आर्ट के कुछ प्रकारों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ होता। छुपकर हमला करने वाली मार्शल आर्ट, पर्यावरण पर आधारित मार्शल आर्ट और विशिष्ट प्रकार की मार्शल आर्ट को ऐसे वातावरण में अनुचित रूप से नुकसान उठाना पड़ता। इस प्रकार मार्शल अकादमियों ने एक विशाल बहुपर्यावरणीय कोलिजियम का निर्माण किया था जो मार्शल आर्ट की एक विस्तृत विविधता को पूरा करता था, ताकि किसी भी मार्शल प्रशिक्षु को अनुचित रूप से लाभ या हानि न हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। ये प्रणाली मार्शल अकादमी के अभ्यास सत्रों में भी मौजूद थी। मार्शल प्रशिक्षुओं को ऐसे प्लेटफार्मों पर लड़ने की अनुमति थी जो दोनों मार्शल कलाकारों के लिए समान रूप से उपयुक्त हों। बस फर्क इतना था कि रूई और अधिकांश मार्शल प्रशिक्षुओं को साधारण रिंगों पर लड़ना पड़ता था, क्योंकि अधिकांश मार्शल कलाकारों के लिए ये सामान्य रिंग ही होती थी। मार्शल कोलोसियम के नाम से मशहूर इस स्थान में कई अलग अलग वातावरण और भू आकृतियां समाहित थीं, जिससे ये बेहद विचित्र और साथ ही साथ बेहद खूबसूरत भी दिखता था। इसमें कई अन्य विशेषताएं भी थीं, जैसे कि ऐसे उपकरण जो लड़ाई को रिकॉर्ड करते थे और उसे इस तरह प्रदर्शित करते थे कि सामान्य मनुष्य उसे नंगी आंखों से देखने की तुलना में कहीं बेहतर स्पष्टता से देख सके। वे कुछ सबसे शक्तिशाली मार्शल प्रशिक्षुओं की लड़ाई के रोमांच का आनंद ले सकते थे और साथ ही यह भी समझ सकते थे कि क्या हो रहा है। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता एक राष्ट्रीय आयोजन था और कैम्ब्रियन मार्शल आर्ट महोत्सव के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक था। विजेता को कई लाभ मिलते थे। प्रतियोगिता जीतने या अच्छा प्रदर्शन करने से मिलने वाली व्यापक प्रसिद्धि के कारण बड़ी संख्या में ग्राहक विजेता को अपने निजी मार्शल आर्टिस्ट के रूप में या नियमित ग्राहक के रूप में रखने के लिए विशेष प्रस्ताव देते थे। मार्शल यूनियन ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क लेकर यूनियन के विशिष्ट मार्शल आर्टिस्टों को काम सौंपने की अनुमति देता था, हालांकि इन कामों को स्वीकार या अस्वीकार करना संबंधित मार्शल आर्टिस्ट पर निर्भर करता था। इसका मतलब ये था कि विजेता को कई इच्छुक ग्राहकों से अत्यधिक लाभदायक मिशन और पारिश्रमिक के प्रस्तावों की बाढ़ आ जाएगी। यहां तक कि अगर मार्शल यूनियन के नियमित ग्राहकों में से 1% भी मार्शल चैंपियन को अपना नियमित ग्राहक बनाए रखने का प्रयास करें, तो इससे सैकड़ों आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे। इससे उनके करियर को जीवन भर के लिए स्थायी बढ़ावा मिलेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि आबादी का वह छोटा सा हिस्सा, जिसमें धनी और प्रभावशाली ग्राहक शामिल थे, उनके पास इतना पैसा था कि वे अपने बहुमूल्य कामों को पूरा करने वाले ठेकेदारों की गुणवत्ता के बारे में अधिक ध्यान देने लगे थे, इतना अधिक कि वे अपने कामों को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्शल प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए भारी मात्रा में नकदी खर्च करने में भी संकोच नहीं करते थे।
अगर रूई मार्शल प्रतियोगिता जीत जाता तो वह शायद 1 या 2 मिशनों के जरिए ही मार्शल अकादमी के अपने छात्र ऋण का कर्ज चुका पाता। यह इतना अधिक लाभदायक साबित हो सकता था। फिर भी उसे पैसों की ज्यादा चिंता नहीं थी। वह बस अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्टिस्टों से मुकाबला करना चाहता था। कानरियन मार्शल फेस्टिवल हर 5 साल में एक बार होता था, इसलिए 16 अकादमियों के 16 प्रतिनिधि सचमुच अपने मार्शल पथ में शिखर पर पहुंच चुके लोगों और अपने साथियों में शामिल होंगे। जो भी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता जीतेगा वह निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ होगा, निर्विवाद रूप से नंबर 1 होगा। उस मुकाम तक पहुंचना उनके अस्तित्व के हर अंश को सार्थक कर देगा। यह उनके 2 जन्मों की महत्वाकांक्षा और उस सपने को सार्थक कर देगा जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ और उससे भी अधिक न्योछावर कर दिया था। कैनरियन मार्शल फेस्टिवल बस 1 महीने दूर था। पूरा कैनरियन साम्राज्य हलचल में डूबने लगा था। इस उत्सव की अनियमितता और इसे मनाने के अनोखे तरीके ने इसे आम नागरिक के लिए एक बेहद रोमांचक अनुभव बना दिया था। कैनरियन मार्शल साम्राज्य में आमतौर पर सकारात्मक भावना थी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि कैनरियन साम्राज्य के आम नागरिकों की नज़र में मार्शल आर्टिस्टों की छवि सकारात्मक थी। कैनरियन साम्राज्य के भीतर होने वाले अधिकांश दिखाई देने वाले मिशन रक्षा श्रेणी, शिकार श्रेणी, शाही मिशन और विविध मिशनों से संबंधित थे। इनमें से कोई भी मिशन ऐसा नहीं था जिससे आम नागरिक के मन में कोई बुरी छवि बने। असल में उन्होंने केवल मार्शल आर्टिस्टों को दूसरों की रक्षा और सहायता करते देखा। उन्होंने उन हमलों को नहीं देखा जो मार्शल आर्टिस्टों ने देश के बाहर किए थे, जहां आसपास के कई छोटे संप्रभु राज्यों से आक्रामक श्रेणी के मिशनों की भारी आमद हुई थी, जिनके पास अपनी कोई एकीकृत मार्शल एसोसिएशन नहीं थी जो मांग के अनुसार मार्शल सेवाएं प्रदान कर सके। और न ही उन्होंने समाज के अंधकार और अंधेरे कोनों में होने वाले गुप्त अभियानों को देखा। जब केवल सकारात्मक पहलुओं को ही प्रकाश में लाया गया और नकारात्मक पहलुओं को नजरअंदाज किया गया, तो ये स्वाभाविक ही था कि कैनरियन मार्शल फेस्टिवल ने अत्यधिक उत्साह और उमंग का माहौल पैदा किया। मार्शल प्रतियोगिता का आयोजन कैनरियन साम्राज्य की राजधानी वरगाड शहर में किया जाएगा। प्रारंभिक दौर समाप्त होने के बाद मार्शल अकादमियों द्वारा 16 प्रतिनिधियों को राजधानी तक ले जाया जाएगा। इससे मार्शल प्रतियोगिता से संबंधित वह सारी प्राथमिक जानकारी समाप्त हो गई जो रूई आसानी से जुटाने में कामयाब रहा था। हालांकि अभी भी कई ऐसे मुद्दे थे जिन्हें स्पष्ट करने के लिए उसने काफी प्रयास किया था। मैंने सुना है कि मार्शल समुदाय के कई वंशज, शक्तिशाली मार्शल परिवारों के वंशज मार्शल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। रूई ने एक बार प्रधानाध्यापक अरोनियन से कहा था, अगर मैं उन्हें सार्वजनिक रूप से हरा देता हूं तो उनके परिवार के प्रतिशोध का शिकार होने का क्या खतरा है। ये चिंता जायज है, लेकिन इसमें कुछ तर्कसंगतता नहीं है। प्रधानाध्यापक अरोनियन ने कहा, जब तक आप उन्हें मार नहीं डालते या उन्हें इतनी बुरी तरह अपमानित नहीं करते कि इसे उनके मार्शल परिवार पर व्यक्तिगत हमले के अलावा और कुछ न समझा जा सके, तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। सचमुच? रूई ने संदेह से पूछा। सचमुच, इसके कई कारण हैं। प्रधानाध्यापक अरोनियन ने सिर हिलाया। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मार्शल समुदाय के लिए उनके उत्तराधिकारी और वंशज कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, अंततः मार्शल जगत केवल शक्ति का सम्मान करता है। इन मार्शल परिवारों का नेतृत्व मार्शल जगत में व्यापक अनुभव रखने वाले मार्शल आर्टिस्ट करते हैं। मार्शल जगत में जीवित रहने वाला प्रत्येक मार्शल आर्टिस्ट जानता है कि शक्ति ही एकमात्र चीज है जो मायने रखती है। विजय ही सब कुछ है, इससे कम कुछ नहीं। वे इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं, उन्हें होना ही चाहिए, अन्यथा वे बहुत पहले ही मर चुके होते। ये लोग दुनिया की वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं। यदि उनके वंशज असफल होते हैं तो इसके लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। रूई को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, ये साफ तौर पर दिख रहा था। कैनरियन साम्राज्य के मार्शल समुदाय के मार्शल आर्टिस्टों ने बहुत कुछ झेला है, बेटा। प्रधानाध्यापक अरोनियन ने सिर हिलाया। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या तुम्हें लगता है कि सामाजिक स्थिति के बारे में भ्रामक मानसिकता के साथ वे उन उच्चतर स्तरों तक पहुंच सकते हैं जहां वे आज हैं? समस्या ये थी कि रूई आश्वस्त नहीं थी। इसका एक कारण ये था कि इसमें बहुत अधिक जोखिम था। इस तरह के शब्दों से दिया गया आश्वासन उतना भरोसेमंद नहीं था। प्रधानाध्यापक अरोनियन ने आह भरी। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सबसे ठोस कारण मार्शल अकादमियां, मैं स्वयं और माननीय ग्रैंडमास्टर सेज डेमियन रोस्केम है। ऐसा कैसे? रूई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मार्शल अकादमियां अपने छात्रों के साथ दुर्व्यवहार या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करती। हम इस मामले में बेहद सख्त हैं, प्रधानाध्यापक अरोनियन ने बताया। पिछले कुछ दशकों में कैनरियन मार्शल फेस्टिवल के दौरान एक भी घटना नहीं हुई है।
मार्शल अकादमियों को अपना दुश्मन बनाना, जो अपने छात्रों को मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए प्रशिक्षित करती हैं, कतई जायज नहीं है। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अब ये बात कहीं अधिक आश्वस्त करने वाली थी। मैं मार्शल अकादमी के प्रधानाध्यापक के रूप में आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्रधानाध्यापक अरोनियन ने आत्मविश्वास से कहा। फिर भी आप कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास में हैं। अभी तक आपका प्रतिनिधि चयन भी नहीं हुआ है, क्या आप इतने आश्वस्त हैं? नहीं, रूई ने जवाब दिया, लेकिन मैं हर हाल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। मैं इस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता था ताकि मैं बिना किसी परेशानी के पूरी ताकत लगा सकूं। यह एक अच्छी सोच है। प्रधानाध्यापक अरोनियन ने सहमति में सिर हिलाया। युवक, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रारंभिक दौर में तुम्हारे प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा, आपने अकादमी में लगभग 2 वर्षों में कई रोचक और शक्तिशाली तकनीकों में महारत हासिल कर ली है, इनका अच्छे से उपयोग करें। मास्टर अरोनियन ने कहा। धन्यवाद प्रधानाध्यापक, रूई ने उत्तर दिया। ठीक है, अगर और कोई विकल्प नहीं है तो आप जा सकते हैं, प्रधानाध्यापक अरोनियन ने अत्यंत दृढ़ता से कहा। रूई ने उस समय विदाई ली थी और गहन चिंतन में डूबे हुए अपने छात्रावास के कमरे में लौट आया था। मार्शल आर्ट के अंतिम चरण के दौरान, जब वह उन सभी बातों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट हो रहा था जिन्हें वह स्पष्ट करना चाहता था, तब उसे कई शंकाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त हुए थे। अब सिर्फ प्रारंभिक दौर ही बचा है। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को नोट करने के बाद अपनी नोटबुक को देखने के बाद रूई ने कहा, प्रारंभिक दौर कल से शुरू होगा। पूरे अकादमी में मौजूद सभी मार्शल प्रशिक्षुओं के साथ 1 महीने तक मुकाबला होगा, जिसमें हाल ही में स्नातक हुए प्रशिक्षु और वर्षों से अकादमी का हिस्सा रहे वरिष्ठ प्रशिक्षु दोनों शामिल होंगे। वे सभी एक दूसरे के खिलाफ निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करेंगे और महीने के अंत तक पूरी अकादमी का सबसे मजबूत मार्शल प्रशिक्षु अपने 15 अन्य साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे बढ़ेगा। रूई इतना उत्साहित था कि उसे नींद आने में परेशानी हो रही थी, हालांकि उसने जानबूझकर औषधि का उपयोग करने से परहेज किया था ताकि वह अपनी चरम सीमा से शुरुआत कर सके। मैं इंतजार नहीं कर सकता। समय आ गया था। रूई ने औषधि का प्रयोग करने के बजाय 8 घंटे की अच्छी नींद ली थी। पूरे महीने के दौरान मार्शल अप्रेंटिस के सभी प्रतिभागियों को हर रात अच्छी प्राकृतिक नींद लेने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, ताकि वे अगले दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके और साथ ही जो छात्र औषधि का प्रयोग करने का निर्णय लेते हैं, उन्हें उन दिनों की चिंता न करनी पड़े जब उनकी नींद उनके किसी निर्धारित युद्ध से टकराती हो। वह पहले ही अपनी मार्शल वर्दी पहन चुका था और प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण केंद्र पर इकट्ठा होने के लिए लगभग तैयार था। तैयार हो? केन ने पूछा। चलो चलते हैं, रूई ने सिर हिलाया। प्रशिक्षु प्रशिक्षण केंद्र की ओर जाते हुए दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। केन ने अपना हाथ सिर के पीछे रखा हुआ था और वह सुस्ती और नाराजगी भरे भाव से चल रहा था। वहीं रूई अपनी उत्तेजना को मुश्किल से ही रोक पा रहा था। वे पहले ही सब कुछ कह चुके थे जो कहना आवश्यक था। उनके बीच एक मौन सहमति पहले से ही मौजूद थी और जल्द ही वे चलकर फे, मिलियाना और डैलन के समूह के पास पहुंच गए। तुम यहाँ हो? फे ने एकाग्रचित भाव से कहा। तैयार हो? नहीं, केन ने उत्तर दिया। हाँ, रूई ने सिर हिलाया। फे ने आह भरी और कुछ नहीं कहा। केन को मार्शल प्रतियोगिता बिल्कुल पसंद नहीं थी और इस महत्वपूर्ण समय में वह इसमें उलझकर अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहती थी। जल्द ही सभी मार्शल प्रशिक्षु इकट्ठा हो गए। उन सबके बीच तनाव का माहौल था। सभी जानते थे कि उन्हें आपस में लड़ना होगा और उनमें से केवल एक को ही प्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा। आमतौर पर हंसी मजाक से भरा खुशनुमा माहौल एकदम शांत और स्थिर था। अचानक एक भारीपन ने उन सभी के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने देखा कि प्रधानाध्यापक अरोनियन अपने मार्शल स्क्वायर अंगरक्षकों के साथ परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। ये अंगरक्षक केवल ये सुनिश्चित करने के लिए थे कि प्रधानाध्यापक को उन मूर्खों से निपटने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करनी पड़े जो उनके बहुत करीब आने की कोशिश करते थे। उनकी मार्शल शक्ति उनसे कहीं अधिक थी, इसलिए वे वास्तव में उनकी जान की रक्षा नहीं कर सकते थे। मेरे विद्यार्थियों, उन्होंने संबोधित किया, मार्शल अकादमी के मार्शल आर्टिस्टों, आप सभी यहाँ एक कारण से एकत्रित हुए हैं। एक कारण जो आपको प्रेरित करता है, एक कारण जो आपको आपके मार्शल पथ पर आगे बढ़ाता है। शायद ये यश है, या शायद धन, शायद ये प्रतिष्ठा है, या शायद शक्ति। चाहे जो भी हो, यह आपको प्रेरित करता है। और आप यहाँ हैं, मेरे सामने खड़े हैं। इस विशेष दिन पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आज कोई साधारण दिन नहीं है।
आज वह दिन है जब आप स्वयं को सिद्ध करने का लक्ष्य रखते हैं। आज वह दिन है जब आप स्वयं को मजबूत करने का लक्ष्य रखते हैं। आज वह दिन है जब आप आकाश में ऊंची उड़ान भरने का लक्ष्य रखते हैं। आज वह दिन है जब आप अपनी लगन का फल प्राप्त करेंगे। आज वह दिन है जब आप न केवल अपने विरोधियों का बल्कि स्वयं का भी सामना करेंगे। आप में से कुछ जीतेंगे और कुछ हारेंगे। आप में से कुछ चुने जाने की आशा बनाए रखेंगे जबकि कुछ नहीं रखेंगे। आज मेरे सामने एकत्रित हुए आप में से प्रत्येक 79 अपने शेष 78 साथियों का सामना करेंगे, और जब लड़ी जाने वाली हर आखिरी लड़ाई लड़ी जाएगी और जो जीता है वो जीत गया है और जो हारे हैं वो हार गए हैं। हम तुम में से किसी एक को चुनेंगे जो उन सभी का बोझ उठाएगा जिन्हें तुमने हराया है। उन्होंने अपनी लंबी लहराती दाढ़ी पर हाथ फेरा। बस एक ही सवाल है, तुम में से कौन होगा? उसने अपने सामने एकत्रित सभी मार्शल प्रशिक्षुओं पर एक नज़र डाली और उनकी बढ़ती दृढ़ता को संतुष्टि की एक झलक के साथ महसूस किया। ऐसा लगता है कि वह उनकी इच्छाशक्ति को पर्याप्त रूप से जगाने में सफल रहा। अच्छा, समय ही बताएगा, और वह समय जल्द ही आएगा। उन्होंने कहा, मैं मार्शल अकादमियों की हाजिन शाखा की 27वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता के प्रारंभ की घोषणा करता हूँ। वह दहाड़ा, उसकी शक्तिशाली आवाज से धरती कांप उठी, साथ ही उसे सुनने वालों के दिल भी हिल गए। फैसला आने के बाद मैं वापस आऊंगा, तब तक के लिए शुभकामनाएं और अलविदा। अपने अंगरक्षकों के साथ जाने से पहले उन्होंने अंतिम स्वर में विदाई ली। वह तो वाकई एक जबरदस्त वक्ता है। रूई ने उत्साह से कांपती मुट्ठियों को भींचते हुए मुस्कुराया। ये सुनकर रूई भला कैसे शांत रह सकता था? वह ऐसा कर ही नहीं सका। वह शुरू करने के लिए बेताब था, वह कई महीनों से इसके लिए तरस रहा था। फिर भी उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, 69। पिछली बार जब मैंने देखा था तब तो 78 थे। उसने अकादमी में अधिकांश मार्शल प्रशिक्षुओं से लड़ाई की थी और उसे हमेशा से पता था कि कुछ महीने पहले तक भी छात्रों की संख्या 78 ही थी। आप प्रशिक्षण में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं, केन ने कहा। रूई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। पिछले 2 महीनों में उसने लगभग पूरी तरह से प्रशिक्षकों के साथ ही प्रशिक्षण लिया था और किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं की थी। अगर एक्सप्लोरर छात्रों में से कोई भी सफल हो जाता तो उसे इसकी कमी जरूर खलती। केन ने भीड़ में मौजूद मार्शल अप्रेंटिस में से एक की ओर इशारा करते हुए उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अरे, रूई की आंखें फटी रह गईं जब उसने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया। बिखरे हुए चांदी जैसे बाल, चौंका देने वाली लाल आंखें, एक ऐसा व्यवहार जो घमंड और युद्ध की ऐसी ललक से भरा था जो रूई से भी कहीं अधिक थी। नेल, रूई चौंक गया। उनके बैच को अकादमी में आए लगभग 2 साल हो गए थे और नेल आखिरकार मार्शल आर्ट की प्रशिक्षु बन गई थी। रूई ने एक बार सोचा था कि जब वह अपने मार्शल पद का पता लगा लेगा तो वह लड़का कितना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाएगा। खैर, मुझे लगता है कि हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितना सुधार हुआ है, रूई ने धीरे से कहा। वह सिर्फ 2 महीने से मार्शल आर्ट का प्रशिक्षु है। प्रशिक्षु स्तर की तकनीक में महारत हासिल करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं है, फे ने कहा। यह एक नुकसान है जो उसे पीछे खींच लेगा। रूई को इस बात का यकीन नहीं था। नेल ने लगभग 2 साल पहले एक मार्शल अप्रेंटिस को हराया था, भले ही उस समय वह मार्शल अप्रेंटिस बेहद निम्न स्तर का था। हालांकि तब से नेल ने मूलभूत चरण और अन्वेषण चरण को पार कर लिया था और उसने अपना मार्टल पद भी खोज लिया था, और उम्र के परिणामस्वरूप वह स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत हो गया था। इसका मतलब ये था कि नेल निस्संदेह अपने पिछले रूप की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था, जो पहले से ही मार्शल अप्रेंटिस को आसानी से हराने में सक्षम था। हो सकता है कि वह हम सब में सबसे ताकतवर हो। रूई को यह एहसास हुआ। अकादमी के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने की कठिनाई में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। फिर भी रूई डरा नहीं था। अकादमी में शामिल होने के बाद लगभग 2 वर्षों में उसकी शक्ति में भी जबरदस्त वृद्धि हुई थी। ये सर्वविदित था कि अकादमी में शामिल होने के बाद से लगभग 2 वर्षों में रूई ने सबसे अधिक शक्ति प्राप्त की थी। मार्शल अकादमी का कोई भी छात्र उसकी विकास दर का मुकाबला नहीं कर सकता था। विशेष रूप से नेल, जिसने रूई द्वारा 2 महीनों में हासिल की गई उपलब्धि को प्राप्त करने में पूरे 2 साल लगा दिए थे। क्या इसका मतलब ये था कि नेल कमजोर थी? नहीं, यह नहीं था। नेल की शुरुआती ताकत बाकी सभी से कहीं ज्यादा थी। भले ही रूई की ताकत उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी हो, लेकिन नेल की शुरुआत कहीं ज्यादा कमजोर स्थिति से हुई थी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि रूई की असाधारण वृद्धि इस भारी अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त होगी या नहीं। रूई ने अपना सिर हिलाया। अटकलों का कोई महत्व नहीं था, न ही सिद्धांत बनाने और अनुमान लगाने का। जल्द ही वास्तविकता सच्चाई को उजागर कर देगी और रूई खुद ये पता लगा पाएगा कि वह नेल से अधिक शक्तिशाली है या कमजोर।
फिलहाल उसके लिए सबसे बड़े खतरे नेल, केन और फे थे। हालांकि उनसे पहले के बैच के वरिष्ठों जैसे अन्य शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट भी थे। रूई ने उनके साथ अभ्यास किया था और उन्हें शीर्ष 3 खतरों में नहीं मानता था, फिर भी उसने उन्हें नजरअंदाज नहीं किया। जल्द ही मुकाबलों की घोषणा कर दी गई। चूंकि कुल 79 छात्र थे, इसलिए हर बार एक छात्र छूट जाता। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि महीने के अंत तक हर छात्र दूसरे छात्र से मुकाबला कर चुका होता। रूई ने मुकाबलों पर सरसरी नजर डाली। वह अपनी उत्तेजना को मुश्किल से ही रोक पा रहा था और अपने मुकाबले की तलाश में था। उसने देखा, थोड़ा और देखा, और थोड़ा और, लेकिन उसे वह नहीं मिला। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं? रूई की आंखें फटी रह गईं। क्या उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वह 69वां व्यक्ति होगा जिसका प्रथम व्यक्ति में कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा? अरे यार, उसने गुस्से में कहा, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। अब उसे अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना होगा और दूसरों को लड़ते हुए देखना होगा। रुको, वह रुका। शायद यह इतनी बुरी बात नहीं है। उसे सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्टों को देखने का मौका मिला, खासकर उन 3 शीर्ष मार्शल आर्टिस्टों को जिनसे वह सावधान रहता था। इससे उसे उनकी क्षमता को समझने और यह जानने का मौका मिला कि वे कितने मजबूत हो गए हैं, और शायद वॉइड एल्गोरिदम के लिए डेटा भी प्राप्त कर सके। उसे यकीन नहीं था कि इससे कोई खास फर्क पड़ेगा, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर था। बाकी लोग पहले ही तितर-बितर हो चुके थे क्योंकि उनके मुकाबले और अभ्यास के लिए निर्धारित रिंग पहले ही तय हो चुके थे। वह चलकर एक ऐसी जगह पर बैठ गया जहां से वह केन, फे और नेल को समान सहजता से देख सके। शायद मुझे नेल के पास बैठना चाहिए। रूई ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया। वह फे और केन के बारे में बहुत कुछ जानता था, यहां तक कि उनके साथ 2 साल बिताने के कारण वह उनकी अधिकांश तकनीकों से भी परिचित था। वह ये भी जानता था कि केन ने हाल ही में किस तकनीक में महारत हासिल की है। जहां तक फे की बात है, उसकी महारत हासिल करने की गति उसकी अपनी जितनी तेज नहीं थी। 4 महीनों में वह ज्यादा से ज्यादा एक शक्तिशाली तकनीक या शायद 2 निम्न स्तरीय तकनीकों में ही महारत हासिल कर सकती थी। इन दोनों में से जो भी हो, इससे कोई खास फर्क पड़ने की संभावना नहीं थी। उन दोनों की तुलना में वह नेल के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानता था। अकादमी में शामिल होने के बाद से उसने नेल को केवल एक बार लड़ते देखा था। वह लड़ाई इतने लंबे समय पहले हुई थी कि उस समय की कोई भी विशिष्ट जानकारी उसके वर्तमान जीवन के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक थी। वह नेल की लड़ाई देखने के लिए उसके पास गया और उनकी लड़ाई पर कड़ी नजर रखने लगा। नेल में एक क्रूर और आक्रामक आभा थी। जब से रूई ने आदिम वृत्ति पर महारत हासिल की थी, तब से वह खतरे का आकलन केवल अवचेतन रूप से करने से कहीं अधिक करने में सक्षम हो गया था। पहले शक्तिशाली जीव और मार्शल आर्टिस्ट उस पर एक अदृश्य दबाव छोड़ते थे, लेकिन अब जब उसने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली थी, तो ये दबाव अब अदृश्य नहीं रहा। वह इसे देख, पढ़ और समझ सकता था। नेल उसे एक खूंखार जंगली जानवर की तरह लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक सामान्य इंसान में ऐसा स्वभाव कैसे विकसित हो सकता है, लेकिन ये सचमुच उन सभी चीजों से अलग था जो उसने पहले कभी देखी थी। अपनी जगह ले लो, मैच के पर्यवेक्षक ने घोषणा की, जिससे रूई का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। नेल बस घुटनों के बल बैठ गया, अपनी बाहों को ढीला छोड़ते हुए। उसके चेहरे पर आलसी घमंड का भाव था। रूई ने भौहें चढ़ाईं। लगभग 2 साल पहले फेलिक्स के खिलाफ लड़ाई में उसने यही मुद्रा अपनाई थी। भला उसकी यह मुद्रा कैसे अपरिवर्तित रह सकती थी? रूई ने अपनी प्रतिद्वंदी पर नजर डाली। लड़की ने अपने दोनों हाथ नीचे रखे हुए थे, जैसे ही वे दूसरी तरफ मुड़े हुए थे। उसका सारा वजन उसके बाएं पैर पर था, जो उसके दाहिने पैर के आगे था। लात मारने में माहिर। रूई ने तुरंत निष्कर्ष निकाला। उसने अपनी बाहों को इस तरह रखा था ताकि लातों के लिए अधिकतम बल उत्पन्न हो सके। उसने अपना सारा वजन एक पैर पर डाल रखा था ताकि उसका दूसरा पैर हमेशा लात मारने के लिए तैयार रहे। रूई ने भी तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लिया कि वह हारने वाली है। जीवन भर के अनुभव और युद्ध मनोविज्ञान के शोध के साथ साथ उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे अपनी पीढ़ी के किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अपने विरोधियों का कहीं अधिक सटीक और परिशुद्ध मूल्यांकन करने में सक्षम बनाया। शायद अपने क्षेत्र में भी वह इतनी कमजोर थी कि रूई या नेल में से किसी के लिए भी खतरा पैदा नहीं कर सकती थी। ठीक है, देखते हैं कि वह उसे कितनी बुरी तरह हराता है। रूई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनकी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। वह कुछ भी चूकना नहीं चाहता था। शुरू करो, पर्यवेक्षक ने लड़ाई शुरू कर दी। लड़की उग्र भावों के साथ नेल की ओर दौड़ी। लड़ाई की पहली ही लात में पूरी ताकत लगाने की कोशिश में उसका शरीर बुरी तरह मुड़ गया। बैम! ... दिलचस्प। नेल ने नंगे हाथों से हमले को रोक लिया था।
ऐसा कारनामा करने के लिए अविश्वसनीय दृढ़ता और शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, खासकर तब जब इसे बिना किसी प्रशिक्षु स्तर की तकनीक के किया गया हो। वह मुस्कुराया और उसका पैर पकड़कर उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। बूम! उसने ऊपर से अविश्वसनीय बल के साथ उसे जमीन पर पटक दिया। बूम 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 डॉट 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 बूम। वह पहले ही बेहोश हो चुकी थी और उसे बहुत खून बह रहा था। नेल की मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसके चेहरे पर ऊब और सुस्ती छा गई थी। उसने आह भरी और रिंग से बाहर निकल गया। उसके प्रदर्शन ने लगभग सभी दर्शकों को स्तब्ध कर दिया था। उसने एक मार्शल अप्रेंटिस को हरा दिया था। भले ही उनका प्रतिद्वंदी औसत दर्जे का था, फिर भी यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। उस दृश्य को देखकर रूई के चेहरे पर खुशी की एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन काफी था। शक्तिशाली, रूई ने भौहें चढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसकी शक्ति फे से बस थोड़ी ही कम थी, उसकी गति केन से थोड़ी कम थी और उसकी सहनशक्ति डेलन से थोड़ी कम थी। वह बिना किसी प्रशिक्षु स्तर की तकनीक में महारत हासिल किए इतना शक्तिशाली है। रूई चौंक गया। उसके शरीर में इतनी उच्च प्राकृतिक क्षमताएं थीं कि ऐसा लगता था मानो वह स्थायी रूप से प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों का उपयोग कर रहा हो। रूई को एहसास हुआ कि उसने शायद शारीरिक आधारभूत अवस्था में ज्यादा समय नहीं बिताया था। उसकी शारीरिक क्षमताएं उतनी ही मजबूत थीं जितनी कोई उम्मीद कर सकता है। उसने संभवतः अपने मार्शल पथ की खोज में अन्वेषण अवस्था में बहुत समय बिताया था। रूई को यकीन नहीं था कि वह उसे हरा पाएगा। वह खुद के बारे में अपने आकलन की तुलना करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन सच कहूं तो जब जवाब स्पष्ट न हो तो वह किसी के भी खुद के आकलन पर भरोसा नहीं कर सकता था। नेल के जाते हुए रूप पर एक नज़र डालने के बाद वह उठा और चला गया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, अब वह दूसरे लड़ाकों को देखने जा सकता था। जैसे ही रूई केन की लड़ाई की ओर बढ़ने वाला था, एक आवाज ने उसे बुलाया। अप्रेंटिस क्वारियर, एक कर्मचारी ने उसे पुकारा। तुम्हारी पहली लड़ाई तय हो गई है, कृपया इधर आइए। रूई ने अपनी मुस्कान को काबू में रखने की पूरी कोशिश की और कर्मचारियों के पीछे पीछे अपने पहले मुकाबले के लिए चला गया। स्पैरिंग रिंग में पहुंचते ही रूई ने अपने प्रतिद्वंदी पर एक नजर डाली, गेल मिन्स को। उसने भौहें उठाकर सोचा। गेल अकादमी के सबसे उम्रदराज मार्शल प्रशिक्षु थे और उन्होंने अकादमी में सबसे लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया था। वह एक वरिष्ठ मार्शल प्रशिक्षु थे जिन्हें हर कोई जानता था। रूई के बैच के अकादमी में शामिल होने से पहले वह सबसे शक्तिशाली मार्शल प्रशिक्षुओं में से एक था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह अकादमी के मार्शल प्रशिक्षुओं के शीर्ष स्तर में था। रूई क्वारियर। रिंग में आते ही उन्होंने रूई को संबोधित करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। अभी इस्तीफा दे दो, तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। वह बेहद अहंकारी भी था। उसकी श्रेष्ठता की भावना इस तथ्य से उपजी थी कि वह रूई की तुलना में मार्शल अप्रेंटिस क्षेत्र में कहीं अधिक समय से था। हालांकि मार्शल अकादमी में रूई की तीव्र प्रगति सर्वविदित थी, फिर भी वह मानता था कि रूई उसे चुनौती देने के लिए बहुत छोटा और अपरिपक्व है। तुम्हारी प्रतिभा ने मुझे प्रशंसा और ईर्ष्या दोनों दिलाई है, गेल ने गंभीरता से कहा। लेकिन दुर्भाग्य से तुम अभी मुझसे मुकाबला करने के लिए बहुत छोटे हो। शायद अगर तुम्हारे पास 2 साल और होते, नहीं, अगर तुम्हारे पास 3 साल और होते तो तुम मुझे अभी हरा सकते थे। लेकिन फिलहाल तो मैं निश्चित रूप से हमारी अकादमी का प्रतिनिधि बनने के लिए ही बना हूं। इसलिए मैं तुम्हें दृढ़ता से सलाह देता हूं कि चुप रहो। गेल सहज रूप से जम गया। रूई की आंखों में देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने उसकी ओर देखा। वे घोर अंधेरे थे, मानो लालच से दुनिया की रोशनी को सोख रहे हों। उसे नग्नता का एहसास हुआ। पारदर्शी, अदृश्य। वे उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। नहीं, वे उससे कहीं आगे की सोच रहे थे। एक पत्थर, एक सीढ़ी, बस यही उसकी कीमत रह गई थी। उनके वर्षों का समर्पण, अनुशासन और दृढ़ता। रूई क्वारियर के मार्शल पथ में एक मील का पत्थर। अपनी अपनी जगह ले लो। सुपरवाइजर ने गेल को उसकी तल्लीनता से बाहर निकाला। तब तुम, गेल हकलाते हुए बोला। कुछ ही क्षणों में, बस कुछ ही शब्दों में, रूई ने सिर्फ अपनी निगाहों से ही गेल का आत्मविश्वास चूर चूर कर दिया था। गेल ने दांत पीसते हुए महसूस किया कि रूई की एकाग्रता से उस पर असीम दबाव पड़ रहा है। आप कितने मजबूत हैं। गेल को समझ नहीं आया। उसके सामने वाले लड़के से वह किस तरह अलग था। वह भी खास क्यों नहीं था। मैं कितना शक्तिशाली हूं, रूई ने धीमी आवाज में पूछा और एक पल के लिए सोचने के बाद उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। खैर, उम्मीद है कि मैं पहले की तुलना में थोड़ा कम कमजोर हो गया हूं। उनकी आवाज में जरा भी अहंकार नहीं था, केवल सच्ची लगन थी। गेल इसे महसूस कर सकता था।
वह सचमुच उन शब्दों के हर एक अंश पर विश्वास करता था। अगर कोई कागज के टुकड़े पर लिखे उन शब्दों को ध्यान से देखता तो वही यही निष्कर्ष निकालता कि वे साधारण थे। फिर भी उन्होंने गेल पर रूई के किसी भी हमले से कहीं अधिक जोरदार प्रहार किया। एक पल के लिए रूई ने उसके दिमाग को उथल पुथल में डाल दिया था, और फिर भी अगले ही पल रूई ने उसे उससे बाहर निकाल लिया। पहले की तुलना में थोड़ा कमजोर नहीं रहा। गेल को लंबे समय बाद ऐसी शांति का अनुभव हुआ। अपने साथियों की तुलना में अपनी धीमी विकास दर को लेकर वह लंबे समय से असुरक्षित महसूस करता आ रहा था, क्योंकि उसके अधिकांश साथी उससे कहीं आगे निकल चुके थे। वह हमेशा सोचता था कि वह इतना कमजोर क्यों है, उसे वह हासिल करने के लिए 6 साल तक संघर्ष क्यों करना पड़ा जो दूसरों ने 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। उसका घमंड और अहंकार केवल उसकी आंतरिक कमजोरी को छुपाने का एक तरीका था। लेकिन तभी एक लड़का आया जिसने पल भर में इसे चकनाचूर कर दिया। हाँ, मैं समझ गया। उसने अपनी मुद्रा अपना ली। पहले की तुलना में थोड़ा कमजोर नहीं रहा। बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है कि मैं भी पहले की तुलना में थोड़ा कमजोर नहीं हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह अपने साथियों से धीमा था। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे उससे आगे निकल गए जबकि वह कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। कुछ भी मायने नहीं रखता था। जब तक वह आगे बढ़ता रहेगा तब तक नहीं। जब तक वह अपनी पूरी क्षमता से पहले की तुलना में लगातार कमजोर होता रहेगा तब तक नहीं। यदि यह युवक, जो अपने युद्धकालीन मार्ग पर अन्य सभी से तेज गति से चल रहा था, अन्य सभी के मार्ग को नजरअंदाज कर सके और पहले की तुलना में कम कमजोर होने पर वास्तविक संतुष्टि का अनुभव कर सके, तो फिर गेल भी ऐसा कर सकता था। हाँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक उसी क्षण, मानो एक अनंत काल बीत गया हो, उसे लगा कि वह और अधिक शक्तिशाली हो गया है। उसने उस बंधन को तोड़ दिया जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वह उसे जकड़े हुए है। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोलकर कृतज्ञता से चमकती हुई रूई की आंखों से मिलाईं। रूई ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसके व्यवहार में आए बदलाव को देखकर वह उत्सुक हो गया। तो फिर चलो हम दोनों धीरे धीरे पहले से कमजोर होते चले जाते हैं, उसने हंसते हुए कहा। दोनों ने अपनी अपनी स्थिति मजबूत कर ली और लड़ाई शुरू होने का इंतजार करने लगे। शुरू करो, पर्यवेक्षक ने लड़ाई शुरू कर दी। पूश! वे दोनों एक दूसरे की ओर तेजी से दौड़े। लड़ाई शुरू हो चुकी थी।